गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हीलियम नियोन लेज़र। हीलियम नियोन लेज़र, ठीक है। इसको गैस लेज़र का एग्जांपल है ये, बिकॉज हीलियम और नियोन दोनों क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। हीलियम नियोन लेज़र, इसकी हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यप्रणाली कैसे होती है, कैसे ये काम करता है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में कुछ बताया था आपको। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है जब हम एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स की संख्या एक्साइटेड स्टेट में जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो उस चीज को बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। जनसंख्या प्रतिलोमन, हिंदी में भी लिख रही हूं मैं साथ साथ, जनसंख्या प्रतिलोमन या जनसंख्या व्युत्क्रमण, ठीक है, ठीक है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन को पाने के लिए, इस प्रोसेस को, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जनसंख्या प्रतिलोमन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं पंपिंग। उसे क्या बोलते हैं? पंपिंग, ठीक है। हिंदी में भी इसको पंपन ही बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। जनसंख्या प्रतिलोमन को प्राप्त करने के लिए, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए, मींस एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम बढ़ाने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम पंपिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हीलियम नियोन लेजर काम कैसे करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या लेते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है कोई, ठीक है। यहां पर क्या लेते हैं, W1 और W2, ये बोरोसिलिकेट की 2 प्लेटें लेते हैं। यहाँ पे ये 2 प्लेटें लेंगे यहाँ पे। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब, हिंदी में भी लिख रही हूं मैं साथ साथ, विसर्जन नलिका, ठीक है। और इसके साथ साथ ये लेते हैं W1 और W2। W2 क्या है, ये बोरोसिलिकेट की क्या है, प्लेटें हैं। ये कोई मटेरियल होता है, बोरोसिलिकेट की प्लेट्स है ये, ठीक है। और क्या लेंगे, इस साइड एक मिरर लेंगे हम। ये इसका निर्माण कैसे करते, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते, वो है हीलियम नियोन का। ये क्या है, मिरर M1 लेंगे। ये क्या होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड, मतलब पूर्ण रूप से किरणों को ये परावर्तित कर देता है। परफेक्टली परावर्तन होता है इस मिरर से। और यहां एक मिरर लेंगे, उससे क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टेड मीन्स 90% तो ये परावर्तन करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। और 10% क्या करेगा, ये ट्रांसमिशन कर देगा, मतलब सीधी निकाल देगा किरणों को, रेज को, ठीक है, समझ आई। और यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे ये आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल, इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए दोनों के गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच, इन एटम्स के बीच यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होते हैं, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से। ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होते हैं, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से ये कनेक्ट होते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, कोई रेडियो आवृत्ति स्रोत, ठीक है। इतना समझ आया। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन कि 2 हम प्लेटें लेते हैं जो बोरोसिलिकेट की बनी होती है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं वो किसकी बनी होती है, पायरेक्स कांच की बनी होती है, पायरेक्स की, ठीक है। ये भी कोई केमिकल प्रोडक्ट होता है, ये पायरेक्स की बनी होती है। 2 मिरर लेते हैं, M1 एंड M2। जो M1 मिरर लेंगे वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड होगा, मीन्स कंप्लीटली परावर्तन करेगा वो। और जो M2 मिरर होगा वो पार्शली रिफ्लेक्टेड होगा, मीन्स वो 90% तो परावर्तन करेगा और 10% ट्रांसमिशन करेगा, मीन्स पारगमन कर देगा किरणों का, सीधी निकाल देगा, ठीक है।
यहाँ से हमें क्या मिलेगी, फिर लेजर लाइट मिलेगी, क्योंकि हम लेजर ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी वर्किंग। अब देखो इसमें ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का क्या काम है, रेडियो आवृत्ति स्रोत का क्या काम है। ये क्या करता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैथोड और एनोड जो लगे होते हैं, ठीक है, इसमें हम उसकी वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभांतर उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर विभांतर उत्पन्न करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो हीलियम नियोन होते हैं ना, इसके अंदर हीलियम नियोन गैस का मिक्सर लेते हैं। ठीक है, जो हीलियम नियोन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनर्जी देने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, विभांतर उत्पन्न करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो एनर्जी लेके एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जा सके और पंपिंग की प्रोसेस को हम टेक प्लेस करवा सके। ठीक है, पंपिंग मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये पायरेक्स ट्यूब के अंदर ये जो इसके अंदर जो स्पेस होता है, अब ये लंबाई कितनी होती है, डिस्चार्ज ट्यूब की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसका डायामीटर जो है, डिस्चार्ज ट्यूब का डायामीटर होता है, विसर्जन नली का डायामीटर होता है, डायामीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर, 1 mm। इतनी स्मॉल सी ट्यूब होती है, 1 mm इसका डायामीटर होता है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, हीलियम नियोन गैस लेते हैं। किस रेशियो में लेते हैं, 10:1। हीलियम क्या होगी इसमें 10% लेंगे, नियोन कितनी परसेंट लेंगे, 1%। हीलियम नियोन का ये हम इसके अंदर रेशियो लेते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2 W1 W2 प्लेटें ली, बोरोसिलिकेट से बनी हुई थी। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो 40 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिलीमीटर डायामीटर है, इसका चौड़ाई है। M1 और M2 दो मिरर लिए, ये तो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड हो गया, कंप्लीटली परावर्तन कर देगा, ये पार्शली परावर्तन करेगा। ठीक है, और 10% पारगमित कर देगा किरणों को। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, क्यों, ताकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल है उनमें के अंदर विभांतर उत्पन्न कर सके, ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में जा सके। उनको एनर्जी देने के लिए यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एक सोर्स लगाते हैं। और हीलियम नियोन गैस है वो 10:1 में इनके इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसको लेते हैं। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन हीलियम नियोन लेजर का। अब पढ़ेंगे इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन पे लेजर काम करता है, कि जब एक्साइटेड स्टेट में जब कोई नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे तभी लेजर काम करेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, प्रोसेस होती कैसे है। अब हमें पता है यहाँ पे 2 गैस है, हीलियम और नियोन। दोनों के क्या है, एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। दोनों गैसेस के एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, ये हीलियम की मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट है, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं F1 से। ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट है, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं F1 से। ये इसकी है एक्साइटेड स्टेट F2, ये इसकी F3, ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये हीलियम के हो गई। ये इनकी मान लेते हैं बीच में 2 क्या है, मेटास्टेबल स्टेट F2- और F3-। मित स्थायी स्तर, मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल मित स्थायी स्तर है ये। ठीक है, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से हम क्या लेते हैं, नियोन गैस का लेते हैं, नियोन गैस का। अब नियोन गैस की ये क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई मान लेते हैं, E1 लेते हैं। ठीक है, और ये E2। ठीक है, और ये जो है E4 और E5 सॉरी E6, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट हो गई E3, और ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट हो गई E5। तो ये इसके लेवल हो गए नियोन के। अब जो इसकी मेटास्टेबल स्टेट होती है ना, उसी के सामने होती है जस्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कैसे होती है आपको डायग्राम से मैं अच्छे से शो कर देती हूँ एक बार, कैसे होती है देखिए। ये आपकी हो गई हीलियम गैस की F1 ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट F2 एंड ये F3। ठीक है, अब जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी E6 और E4, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट E5, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट E3, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई E1 एंड E2। ये हो गई नियोन की। जो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है, सॉरी ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है, और इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये F2
ऑन F3 डैश। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये है मेटास्टेबल स्टेट, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है नियोन गैस की। जो हीलियम गैस की मेटास्टेबल स्टेट होती है उसके बिल्कुल इक्वल में होती है नियोन गैस की एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये मेन कॉमन फैक्टर है हीलियम नियोन लेजर का। ठीक है, अब होता क्या है इस प्रोसेस में, ये मेटास्टेबल स्टेट होती है। अब हीलियम गैस का जब हम यहाँ विभवांतर देंगे, पोटेंशियल देंगे, तो इसके एटम्स को एनर्जी मिलेगी क्योंकि 10% हीलियम की मात्रा है लेजर के अंदर, तो इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये एक्साइट होके एक्साइटेड लेवल में जाएंगे दोनों। ठीक है, एक्साइटेड लेवल, यहाँ इनका लाइफ टाइम क्या होगा 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, यहां से वापस क्या आ जाएंगे, फिर ये मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, यहां इनका लाइफ टाइम क्या होगा 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में गए। और हीलियम, बस मेन फैक्टर क्या याद रखना है कि हीलियम की जो मेटास्टेबल स्टेट होती है ना, वो नियोन की एक्साइटेड स्टेट के इक्वल होती है। ठीक है, ये इनकी मेटास्टेबल स्टेट है नियोन लेजर की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से, रेडियो आवृत्ति स्रोत से ये एनर्जी लेंगे, विभवांतर उत्पन्न होगा, पोटेंशियल लेंगे इलेक्ट्रोड से, नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल से, और क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट में ये चले जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम कम होता है 10⁻⁸ सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ये वापस मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से इन्होंने एनर्जी ली, तो उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। थोड़ा एक्साइट होंगे तो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो उनकी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, और हमें पता है जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें लाइफ टाइम बहुत कम होता है। तो हीलियम, तो क्या करेंगे, जो हीलियम एटम के, जो हीलियम गैस के जो एटम है वो मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, यहां आके थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि यहां इससे ज्यादा लाइफ टाइम है, यहां आके थोड़ी देर रुकेंगे तो क्या करेंगे, जो नियोन के जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम होंगे ना उनसे कोलाइड करना शुरू कर देंगे। ये एटम क्या करेंगे, नियोन के एटम के साथ कोलाइड करना शुरू कर देंगे। अब नियोन के एटम यहां कैसे पहुंचे, वही प्रोसेस कि हमने पंपिंग करवाई। ठीक है, यहां से दी तो ये एटम भी क्या चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब ये क्या पंपिंग दी, तो यहाँ जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे और ये मेटास्टेबल स्टेट में होंगे, यहाँ के जो एलिमेंट होंगे, सारे जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, इनके साथ कोलाइड करना शुरू कर देंगे। और कोलिजन के बाद जो एक तो कोलिजन होगा तो इनके बीच में क्या होगी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एनर्जी से एक्सचेंज होगा तो नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे, कोलिजन होगा, एनर्जी एक्सचेंज कर दें एक दूसरे से। और हीलियम नियोन वैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जा ही रहे हैं एटम, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, E6 लेवल में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यही होती है हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन, मींस पंपिंग हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, एक्साइटेड लेवल में ज्यादा हो गए। कैसे हुए, हीलियम गैस वाले कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इनसे कोलाइड करके इनको एनर्जी एक्सचेंज कर दी, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ ज्यादा हो गए। कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से यहाँ एनर्जी लेके और ऊपर चले गए। ठीक है, एक्साइट होके ऊपर चले गए। ठीक है, तो E6 जो लेवल है उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो गए और ये हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या प्रतिलोमन हो गया। और अब हमें क्या है, जनसंख्या प्रतिलोमन के बेस पे ही हमें क्या मिल जाएगी, लेजर लाइट मिल जाएगी। अब जो इतनी सारी जो प्रोसेस हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, उस 1 मिलीमीटर ट्यूब के अंदर हो रही है सारी, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। 1 मिलीमीटर बिल्कुल इतना सा होता है, उस ट्यूब के अंदर ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है, टेक प्लेस हो रही है। अब देखो यहां से जो एटम है, मैं इस डायग्राम को यहां दोबारा शो कर रही हूं आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका E1 लेवल था, ये आपका E2 लेवल था, ग्राउंड लेवल था नियोन के। नियोन में एटम होता है, नियोन 10 नंबर पे होता है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई इसकी, और ये क्या है इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट, और ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट E5 E6। अब नंबर ऑफ एटम क्या है, E6 लेवल में बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गए तो वो क्या है, वापिस उत्सर्जित होना शुरू होंगे, इमिशन होगा तो यहां आएगा, E6 से यहां भी आएंगे। अब कुछ एटम इस एक्साइटेड स्टेट में भी होंगे, इस स्टेट से इसमें भी आएंगे, मतलब E6 से E3 में आएंगे, इस लेवल में आएंगे। इस ये भी क्या है, आपकी मेटास्टेबल स्टेट है, मींस मित स्थायी स्तर है। E6 से E3 में आए
और E6 से E5 में आई और E4 से E3 में आई। ये हो गई आपकी ट्रांजिशन। मीन्स यहाँ क्या हुआ, आपका इमिशन हुआ। E6 से E3 में आए, E6 से E5 में आए और E4 से E3 में आए। ठीक है, जब ये दो प्रोसेस होगी, ये वाली प्रोसेस जो हो रही है E6 से E3 में आ रही है, ये वाली प्रोसेस होगी आपकी इंड्यूस्ड इमिशन। ये वाली प्रोसेस इसमें टेक प्लेस होगी, वो क्या होगी आपकी इंड्यूस्ड इमिशन होगा यहाँ पे। मीन्स प्रेरित उत्सर्जन होगा। ठीक है, और जो ये वाली होगी वो वाली सब अपने आप से हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये होगा क्या, जो E6 से E3 में जो आ रहे हैं जो नंबर ऑफ एटम, वो क्या होंगे, विजिबल स्पेक्ट्रा देंगे, हमें दिखाई देंगे वो। ये क्या देंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम देंगे। ठीक है, और जो ये दो प्रोसेस है E6 से E5 में, E4 से E3 में, वो क्या हमें विजिबल नहीं होगी, विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं देगा ये। ठीक है, ओनली E6 से E3 एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में आने वाले एटम्स हमें क्या देंगे, विजिबल स्पेक्ट्रा देंगे। अब देखो E6 से E3 में आने वाले एटम्स क्या हमें विजिबल स्पेक्ट्रा दे रहे हैं ना। अब देखो ये दिख रहे हैं हमें, ये सारी चीज इस ट्यूब के अंदर हो रही है, इस ट्यूब के अंदर सारी प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है। E6 से E3 में आ रहे हैं, E4 से E3 में आ रहे हैं, E6 से E5 में आ रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो फोटोन निकलेगा, यहाँ से जो एक्साइटेशन सॉरी इमिशन में जो फोटोन निकल रहे हैं, वो क्या है, फोटोन इसके साथ इस ट्यूब में आके इसके साथ पैरेलल हो रहे हैं। अब दोनों ये पैरेलल में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सारे फोटोन फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड मिरर लगे हुए हैं। अब दोनों साइड मिरर लगे हुए हैं तो क्या है, इधर जा रहे हैं, इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इधर जा रहे हैं तो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर जा रहा है तो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। 90% तो रिफ्लेक्शन यहीं भी हो रहा है ना। ठीक है, दोनों साइड रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल, बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। और बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से लेजर लाइट मिल रही है। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, लेजर लाइट मिल जाएगी। और जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा है E6 से E3 में, जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा है वो क्या शो करेगा, रेड लाइट शो करेगा। ये रेड लाइट शो करेगा, और रेड लाइट ही लेजर होती है, लेजर लाइट। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, अपनी लेजर लाइट मिल जाएगी। ठीक है, M2 मिरर से हमें रिफ्लेक्ट होके फिर हमें लेजर लाइट मिलती रहेगी। ठीक है, ये था आपका हीलियम नियोन लेजर की प्रोसेस, कैसे क्या होता है। अब आपको मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या 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 प्रोसेस होती है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1 मिलीमीटर इसका डायामीटर होता है। 2 यहाँ पे बोरोसिलिकेट की यहाँ पे प्लेट लगी होती है, 2 यहाँ पे मिरर होता है, ये M2, ये इस साइड M1। ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता है, ये पार्सली रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों एनर्जी लेवल्स, दोनों जो गैस के दोनों जो मोलिक्यूल है हीलियम और नियोन, इनके एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। इसका मान लेते हैं ये F1, ये F2 है, F2 डैश, ये F3 डैश। ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट हो गई F2 एंड F3। ठीक है, यहां से एक्साइट होके ये जाएंगे, क्यों, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से हम क्या देंगे, इनको एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, और जो इसकी ये मेटास्टेबल स्टेट होती है ना, उसके सामने ही बिल्कुल इक्वल इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है E6 और E4। ये इसकी मेटास्टेबल होती है E5 और E3 नियोन की। ठीक है, बस एक यही चीज याद रखनी है कि इसकी मेटास्टेबल स्टेट के सामने क्या होती है, इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। जब इसमें इमिशन होके एटम्स 10⁻⁻8 सेकेंड रुक के एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, तो वो इसके एटम से, नियोन के एटम से, जो यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से एनर्जी लेके एक्साइट स्टेट में जा चुके होते हैं, उनसे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो कुछ एनर्जी लेके जा चुके होते हैं, कुछ यहाँ से कोलिजन करके एनर्जी लेके यहाँ आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, जनसंख्या प्रतिलोमन, जनसंख्या व्युत्क्रमण, और उसी से क्या मिलती है, हमें लेजर लाइट मिलती है। फिर इमिशन होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ फोटोन सब में रिलीज होते रहते हैं। यहाँ से यहाँ फोटोन रिलीज होंगे तो जो E6 से E3 में आएंगे वो क्या होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम देगा हमें, वहां पे विजिबल रेड लाइट मिलेगी, वही क्या होती है, हमारी लेजर लाइट। ये होती है हीलियम नियोन लेजर की प्रोसेस। सबको समझ आ गया होगा, हिंदी और इंग्लिश नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका लेजर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।